Hello guys and welcome back to my channel Certify AS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी लेक्सिकन की सीरीज का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चैप्टर काफी बड़ा है इसलिए कुछ पार्ट्स लग जाएंगे इसमें। तो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, आप ही के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। आइए शुरुआत करते हैं। तो अब ये अगर एथिक्स को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जानना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि आखिरकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट होती हैं, है ना। आज क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप कह सकते हो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना, डिटरमाइन करने के लिए पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को जो कि सरकार लेकर आती है ना। तो अगर हम पब्लिक यहाँ पे लें तो पब्लिक टर्म जो है यहाँ पे ये सीधा सीधा गवर्नमेंट को यहाँ डिनोट करता है। और एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम आपको मतलब समझाएं तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि हम जब एक साथ कोऑपरेटिव वे में जब ह्यूमन मिलके कोई अपना गोल, अपना एम जो भी अचीव करना के लिए काम करता है तो उसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से बात कर लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक किसी पॉलिटिकल सेटिंग के अंदर अगर यही काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है सरकार के द्वारा, तो हम उसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे। इसमें क्या आ सकता है, प्लानिंग आ सकती है, ऑर्गेनाइजिंग आ सकती है, किस तरह से डायरेक्ट करना है, किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल करना है गवर्नमेंट के काम धंधे को, ठीक है, ऑपरेशंस को। तो हमने यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी की गवर्नेंस में। गवर्नेंस में एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी की क्या सीन है क्या नहीं है। तो देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर एक तरीके से ह्यूमन लाइफ में आपको जो है वो आपके पास रहेगी रहेगी और जो इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन का जो स्प्रेड होता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना। तो ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट कर रखी है ना, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, और जो नए नए बदलते हुए सोशल नॉर्म्स हैं, है ना, बदलाव आ रहा है हमारी सोसाइटी में, इसकी वजह से अब लोग क्या है, लोग का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, अब लोग डिमांड कर रहे हैं एथिक्स की। देखो पहले क्या था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे लोगों को इतना कुछ समझ थी नहीं, जो था जो कर रहे हैं सहते थे, है ना, बस आवाज उठाते थे अगेंस्ट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी क्या है कि स्टैंडर्ड वो लोग एथिक्स का बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे लिए अच्छी चीजें हों, लोग हमारे साथ अच्छा करें, हमारे सबके लिए इक्वालिटी बनी रहे चीजों में, समझ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, है ना। चीजों में अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। सरकार से कहते हैं भाई तुमने ये करा तो बताइए आप अकाउंटेबल हैं इस चीज के, आपने सही करा, गलत करा क्या नहीं करा। तो देखिए एथिकल पब्लिक सर्विस मानी जाती है कि काफी जरूरी होती है अगर डेमोक्रेसी को अच्छे से हमें रन करना है तो। और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर हमारा बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, एथिकल हो। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है एक प्रॉपर अच्छी गवर्नेंस में, है ना। हमारी परफॉर्मेंस वगैरह भी इससे काफ़ी अच्छी बढ़ती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो इफेक्टिवनेस जो उसकी क्या कहते हैं, जो उसकी अ, जितना वो इफेक्टिव रहेगा, है ना, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से हमारे यहाँ सिटीजन्स के बीच में, है ना, मतलब भारत के नागरिकों के बीच में और जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेशन चल रहा है उस हिसाब से। हम्म तो जो प्राइमरी ये दुख दर्द है कि जो सिटीजन्स होते हैं, है ना, एक अच्छी सिविल सोसाइटी में, है ना, ये इज दैट देयर गवर्नमेंट मस्ट बी फेयर एंड गुड, है ना। ये सिटीजन जो है, सिटीजन ये चाहते हैं कि अगर भैया देखो हमारी सोसाइटी में सरकार को अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, और गवर्नमेंट अच्छी है तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कैसे अच्छी कर सकते हो, गवर्नमेंट के नीचे जो सब सिस्टम्स हैं, है ना, जो गवर्नमेंट जिसके थ्रू परफॉर्म करती है उनका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो वो फ्रेंडली रहेंगे सिटीजन से, फेयर रहेंगे सिटीजन से, तो एनवायरनमेंट भी काफ़ी फ्रेंडली और फेयर रहेगा। इन सब के लिए कुछ दूसरी क्वालिटीज़ और कुछ बढ़िया गवर्नेंस, है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वगैरह, है ना, ये भी यहाँ पे ज़रूरी है कि एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो, है ना, चीज़ें, और आपका ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर हो, लोगों का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़रूरी होता है ना, लोग पार्टिसिपेट करें। तो देखिए ये सारी बातें तो हमने यहाँ पे करी कि एथिक्स में क्या क्या फ़ायदा है क्या नहीं। तो देखिए लोगों के बीच में और पब्लिक सर्विस के बीच में हमें एक, समझ लीजिए, एक कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने यहाँ मेन बात करी, तब होगा बढ़िया एक इफेक्टिव
जो है एक लेजिटिमेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब कैसे है, इस चीज़ को करने के लिए हमें क्या करना है कि हमारे जो लोग हैं, है ना? वो जो पब्लिक सर्विस है वो सिटीज़न्स की तरफ यहाँ पे ये सारे जो सर्विसेज़ ऑफ़िसर्स हैं, फ़ेयर रहें, सच्चाई से रहें, कोई इम्पार्शियल रहें, है ना? भेदभाव ना करें, है ना? सिंसियर रहें पब्लिक सर्विस को अपनी लेके। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप सिटीज़न्स के मन में अपने प्रति इज़्ज़त बना पाओगे। हुँ? तो हमने यहाँ पे ऐसे ही कहा क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पे खरे उतरे। यहाँ पे काफ़ी देखिए वो भी है कि भाई देखिए अगर एथिक्स नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में तो उससे क्या होगा? वही सारी बातें हैं कि कई सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं सोसाइटी में। एडमिनिस्ट्रेशन बेकार हो जाएगा, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा लोगों का, हुँ? और लोग भी ऐसे सड़क पे आया करेंगे बात-बात में, है ना? और यहाँ पे तो इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है। अब एथिक्स इसके साथ-साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़रूरत है हमारे एथिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, है ना? क्योंकि वो ना ही सिर्फ़ हमें एक प्रॉपर गाइडेंस देगा, है ना? एक बढ़िया कंडक्ट देगा, है ना? बट साथ ही साथ हमारे लीगली जो मिसकंडक्ट करते हैं, जो गलतियाँ करते हैं, जो बिहेवियर ख़राब करते हैं, उनको पनिशमेंट भी देगा। है ना? तो जो एथिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है ना? इसमें आपका क्या-क्या आता है इसमें वो सारे मेजर्स आते हैं जिससे हम लोग ट्रांसपेरेंसी को, है ना? मतलब हम जो है ट्रांसपेरेंट चीज़ें कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी जिससे प्रमोट हो, मिसयूज़ ना हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो मिसयूज़ ना हो पब्लिक पर्सनल की पावर का, तो यहाँ पे अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो प्रॉपर हमारा एथिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे से बनेगा। और साथ ही साथ कुछ डिसीजन मेकिंग जो एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, ये इतनी फेयर हो, है ना? कि जो डिसीजन इन्होंने लिया है वो बहुत ही फेयर हो। ऐसा ना हो कि कुछ भी है ना? फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो। इससे लोगों के मन में आप वही एक ही बात है घुमा-फिरा के बताई गई है कि लोगों के मन में किस तरीके से आप अपने प्रति इज़्ज़त बना सकते हो, किस तरीके से आप चीज़ों को और अच्छा कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? हमने वो गवर्नेंस की बात करी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना? एथिक क्या करता है? अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। तो देखिए एक है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? आस्पा, उसके हिसाब से बोलें तो यहाँ इसने कुछ कोड दिए हैं एथिक्स के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आइए कुछ कोड डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि पब्लिक सर्वेंट जो हैं उनको यहाँ पे आप अपने मतलब से ज़्यादा पब्लिक का मतलब देखना चाहिए, है ना? मतलबी ना हो, सेल्फ इंटरेस्ट इनके अंदर ना हो, बट लॉयल रहें, पब्लिक का मतलब देखें और सोसाइटी के भले के बारे में सोचें। फिर जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, यहाँ पे सपोर्ट जो भी लोगों का है, पब्लिक के राइट का है ना? उसको सपोर्ट करें, है ना? और ऐसा ना जो भी वो डिसीज़न ले रहे हैं, जो भी जनता के लिए कर रहे हैं, उसमें लोगों का भी जो भी डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी रखें, है ना? इससे क्या होगा कि भई गवर्नमेंट के जो भी काम हो रहे हैं, उसमें जब जनता पार्टिसिपेट करेगी, तो जनता उस चीज़ की इज़्ज़त भी करेगी, हुँ? और अपनी राय भी अच्छी से अच्छी देगी। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, है ना? उनकी ये ड्यूटी है ना? उनकी ये ज़िम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके या किसी लॉ को लेके, है ना? जो डिफाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक एजेंसीज़ की, एम्प्लॉइज़ की या दूसरे सिटीज़न्स वगैरह की, कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल हैं, है ना? मतलब समझ रहे हो ये सारे सरकारी जो लोग हैं, ये सारे के सारे लोग क्या करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जैसे कि इक्वालिटी, ठीक है? सब में आपस में एक एक जैसा इक्वालिटी, फेयरनेस सबके साथ सही हो, गलत ना हो किसी के साथ, है ना? रिप्रेजेंटेटिवनेस, उसके बाद ये सारा जो है आपका रिस्पॉन्सिवनेस, है ना? तो ये सारे लोगों के सिटीज़न्स को के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सारा काम वो अपना प्रॉपर परफॉर्म करें। उसके बाद हम बात करें तो पब्लिक सर्वेंट्स यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ सच्चाई से निभाएँ, जो कि हम नॉर्मल सी बातें हैं, है ना? ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉम्प्रोमाइज़ ना करें इसको, है ना? अपने मतलब के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए ये काम ना करें। पब्लिक सर्वेंट्स हर वो एफर्ट करे जिससे हमारा जो ऑर्गेनाइज़ेशनल है ना? जो ऑर्गेनाइज़ेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन की जो कैपेसिटीज़ है, वो जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स हर एक वो काम करे जिससे ऑर्गेनाइज़ेशन कैपेबिलिटी जो है वो हमारे एथिक्स में अप्लाई हो, है ना? ये मज़बूत बने और एफिशिएंसी लगे, इफेक्टिवनेस हो, ये सब का सब मज़बूत बने पब्लिक को सर्व करते टाइम। पब्लिक अफेयर्स जो है यहाँ पे ये ये आपका जो है प्रोफेशनल एक्सीलेंस के हों, ठीक है? प्रोफेशनल एक्सीलेंस हो, बिल्कुल बेस्ट हो यहाँ पे और यहाँ पे बहुत अच्छे से मेहनत करें ताकि इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ जो है वो और बढ़ें। हुँ?
अब आगे बात करते हैं अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मैंने मिला-जुला के हर जगह से निकाली हैं। तो देखिए ये पहली चीज़ तो मैंने ये बात कर ली, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, है ना? मतलब स्टेट से रिलेटेड है। इसकी जो काम-धाम होता है वो स्टेट का है। मतलब यहाँ पे सरकार का रोल आ रहा है ना, ठीक है? पब्लिक की पॉलिसीज़ करती है, तो मैंने ये भी आपको बताया था सरकार जब कोई काम करती है तो वो ये पब्लिक के लिए कर रही है ना? लोग अपने लॉ जो भी है एक्सप्रेस करें, जो भी लॉ आ रहा है अपने व्यूज़ दें उस पे। है ना? और पार्टिसिपेशन हो, जैसे कि यही वाला बात है, यूज़ ने मतलब पार्टिसिपेट करें, अकाउंटेबिलिटी हो, इक्वालिटी हो, एक्सेस हो, पार्टनरशिप, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हों। अब कुछ चीज़ें बात करते हैं, जैसे एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। हुँ? तो उसमें हम एक स्टेटस देखेंगे, एक प्रॉब्लम देखेंगे। तो स्टेटस को डिस्कस करें, अगर हम एथिक्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेटस देखें क्या है, तो देखिए एथिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है लोगों का, है ना? बट तब भी जो लोग हैं ना, ये कन्विंस नहीं है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ न है कि नहीं हुआ है ना? इस बात को लेके ये कन्विंस नहीं है कि यहाँ पे जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट है ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर में। आपसे हम पूछें कि भैया कैसा चल रहा है यहाँ ब्यूरोक्रेसी, तो आप भी कहेंगे यार सब बेकार ही चल रहा है ना? इसका रीज़न ये है क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्कूल्स हैं, है ना? ये जो है कोर्सेज़ एथिक्स पे नहीं करते हैं। आपने देखा होगा एथिक्स का सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है अपने इन सारे कोर्सेज़ में। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है कि यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म अप्रोच है ही नहीं, किस तरीके से आप टीचिंग कराओगे एथिक्स की स्कूल्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ना? तो ये बात भी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कॉम्प्लेक्स, डाइवर्स, एक एक्साइटिंग डिसिप्लिन है जिसमें थ्योरीज आती हैं, पैराडिग्म आते हैं, प्रैक्टिस आती है ना? जो दूसरे आपके विज्ञान के क्षेत्र हैं, साइंसेस हैं, वहाँ से लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कई सारे स्कॉलर्स जो हैं, है ना? ये इस फैक्ट में है कि भैया यहाँ पे भई ऐसा ना हो कि हमने इतने साल से क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, अब एथिक्स डाल दें बीच में, तो मतलब वो इस चीज़ को इतना नहीं मानते हैं, है ना? और कुछ कहते हैं कि भई ये सेपरेट डिसिप्लिन है सबके लिए, उसमें क्यों जोड़ रहे हो, है ना? और यहाँ पे मतलब यहाँ समझ रहे हैं इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है एक तरीके की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आज की डेट में स्टेटस ये चल रहा है कि इतना एथिक्स नहीं इन्वॉल्व है, तो इसमें काफ़ी ज़रूरत है ना? क्योंकि भई पब्लिक अगर लोग समझेंगे नहीं, नीचे नीचे स्टेट में ही नहीं समझेंगे एथिक्स वगैरह को, तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा कि एथिक्स को हम समझा सकें लोगों को इस तरीके से, है ना? क्योंकि इनकलकेट हमें पहले से ही इसमें करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में, है ना? तो एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब प्रॉब्लम्स क्या हैं ये जानते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते हैं, ये ट्रीटमेंट है ना? ट्रीटमेंट है एथिक्स का। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फिलॉसफी को यूज़ करें इसके फाउंडेशन के लिए या ना करें, है ना? और अगर करते हैं, है ना? तो किसकी फिलॉसफी को यूज़ करें, समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे अगर हम ये लेकर आते हैं जो है एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एथिक्स का ट्रीटमेंट है, इसमें अगर हम फिलॉसफी का यूज़, पहली चीज़ तो क्वेश्चन आता है फिलॉसफी जो है उसका यूज़ करें कि ना करें? और अगर करें तो किसकी फिलॉसफी का करें, है ना? एरिस्टोटल का काम लेकर आएँ या फिर हम सेंट थॉमस एक्विनास का लेकर आएँ, है ना? पुराने वाले चैप्टर्स रेफर करिएगा, इन दोनों के बारे में मैंने बताया है, ठीक है? तो इनके जो काम है इसमें है इसमें जैसे कि ये थॉमस एक्विनास है। इनमें जो है फिलॉसफी में आपका एग्जिस्टेंस है रियल, एक्सटर्नल, है ना? वर्ल्ड की। इसमें ऑब्जेक्टिव रूल्स, लॉज़, रेगुलेशंस हैं, है ना? ये क्या एथिक्स के फाउंडेशन होने चाहिए। या फिर फिलॉसफी जो कि प्लाटो की है जर्मन आइडलिस्ट की है ना? डिक्टेट द अप्रोच है उनकी हो, है ना? हम सब्जेक्टिव वर्ल्ड में रहें जिसे ह्यूमन कंसाइजनेस ने क्रिएट किया है, सब्जेक्टिव वर्ल्ड में रहें, है ना? जहाँ पे जो कंसाइजनेस है वो रियलिटी बताती है ना? क्या सही है, क्या गलत है ना? हम इंटरप्रेट करें, क्या सही है, क्या गलत है ना? या फिर हम कॉम्बिनेशन दोनों अप्रोचेस का लेके चलें एथिक्स में। तो क्या लेके चलें इस बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो देखिए इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बताऊं तो जॉन रॉर, है ना? और टेरी कॉपर, है ना? जब इम्पोर्टेंस देख रहे थे एथिक्स को पढ़ाने की स्कूल्स वगैरह में, है ना? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उन्होंने ये बात कंसिडर करी जाना कि ये टफ है, डिफिकल्ट
है ना, टू डू जस्टिस टू एथिक्स इफ क्लासिकल और पॉलिटिकल एथिक्स इज नॉट द फाउंडेशन, है ना। मतलब इन्होंने ये बात जानी कि ये काफी मुश्किल है ना, जस्टिस को एथिक्स में लाना, अगर क्लासिकल और पॉलिटिकल एथिक्स जो है ना, जो है वो अगर फाउंडेशन बेस टाइम पे आपके अंदर नहीं पढ़ाई गई है तो, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो सिचुएशन थी इसने एक डिलेमा क्रिएट करा। तो भाई डिलेमा का मतलब होता है कि दो ऑप्शन आपके पास है, अब उसको चूज करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है ना, क्या चीज चूज करें, है ना। तो इसने एक डिलेमा क्रिएट करा कि अगर एथिक्स को आप फिलॉसफी से लेते हो, फिलॉसफी से निकाल के लाते हो, तो फिलॉसफी जो है वो इतना है कि शायद तो मतलब जल्दी नहीं चेंज होगी, है ना। इसका काफी हैवी कोर्स होता है लोड का, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरी तरफ अगर स्कूल जो है उनके पास कोई भी कोर्सेज नहीं होंगे फिलॉसफी में, है ना, या सिर्फ और सिर्फ कुछ मतलब स्टूडेंट जो है वो शॉर्ट चेंज होंगे, है ना। तो ये वाली बात होगी। अब जो रोर है ना, इन्होंने डेवलप करा एक एथिकल फाउंडेशन, मतलब जो दूसरा वाला मैंने आपको एक सेकेंड जो मैंने आपको दूसरा वाला बताया था उसमें बताऊं, अगर रोर है जो, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने डेवलप करा एक एथिकल फाउंडेशन बिजनेस ब्यूरोक्रेट्स के लिए, ठीक है, जो बिजनेस ब्यूरोक्रेट्स थे उनके लिए करा, और जो कि बेस था एल एल एस एल एस कॉन्स्टिट्यूशन के एंड ओपिनियन के, जो कि किसकी ओपिनियन थी, यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन थी। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए जो ROHR रोहर थे, ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं, और जो थे उन्होंने लिखा कि जो बेस्ट एडुकेटेड मीन्स होता है ब्यूरोक्रेट्स को बनाने का, मतलब सबसे अच्छा पढ़ाने का लिखाने का तरीका है ब्यूरोक्रेट्स को बनाने का, ताकि वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको लेके चले, है ना। तो क्या करिए आप सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन है ना, साइलेंट रिजाइम वैल्यूज को लेके उसे आप यूज करिए, है ना। इससे क्या होगा, इनकरेज कर पाएंगे आप कि किस तरीके से आप वैल्यूज जो है ना, ये जो वैल्यूज हैं वो इन्फ्लेट कर सकती हैं उन ब्यूरोक्रेट्स का डिसीजन, ठीक है, जब वो जो जिस भी इंसान को गवर्न कर रहे होंगे, ठीक है, उसके प्रति जो डिसीजन ले रहे होंगे, तो किस तरीके से उसके आप डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं ये वैल्यूज। तो देखिए रोर के हिसाब से बात क्या थी, है ना, बुक सामने रख लीजिएगा, इजी हो जाएगा थोड़ा जानने के लिए। तो ROHR जो रोर जी थे उनके हिसाब से बात क्या थी कि then the best approach is to use supreme court opinions on silent रिजाइम वैल्यूज, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच कौन से हुई कि सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन है साइलेंट रिजाइम वैल्यूज को लेके उसको यूज करें, तो इससे पब्लिक जो है, पब्लिक सर्वेंट जो है वो इनकरेज होंगे कि किस तरीके से इन वैल्यूज को आप अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, है ना, अपने डिसीजन मेकिंग में। अब जो रिजाइम वैल्यूज हैं वो होती हैं जो पॉलिटिकल एंटिटी लेकर आते हैं अपनी एग्जिस्टेंस में बाय द क्रिएशन ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो रोड थे वो ये बात मानते थे कि जो ये जो रिजाइम वैल्यूज हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है उनकी स्टडीज से निकाली गई हैं, है ना, और ये पब्लिक इंटरेस्ट को दिखाती हैं, किस तरीके से जो है सोसाइटी के लिए चीजें आप कर सकते हो, है ना। तो ये सारी बातें दिखाती हैं। हालांकि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हो मतलब वाइल जो जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एथिकल डिसीजन ले रहे होते हैं, है ना, ओपिनियन को पढ़ के सुप्रीम कोर्ट की, तो ये सारी ओपिनियन जो है वो बहुत लंबी होती है ना। तो कई सारी ओपिनियन एक फ्रेमवर्क दे सकती हैं डिसीजन को करने में, है ना, बट जरूरी ये बात नहीं है कि सही डिसीजन हो जो कि एथिक्स का कोर हो। तो ये सारी बातें उन्होंने कहीं बाद में उन्होंने कहा कि अम, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना रिलाय करते हो, है ना, कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को गाइड करेंगे, तो डिसीजन आपको यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड बात है कि जो है यूजफुल भी रहे हैं वहां पे कुछ, है ना। तो कुछ दूसरे ऑथर्स की अगर मैं बात करूं जो क्लासिकल एथिक्स, है ना, जो अदर ऑथर्स मतलब दूसरे ऑथर की बात सोचते थे कि जो क्लासिकल एथिक्स है ये पुरानी हो गई है, और जो प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं, जो प्रिंसिपल्स नए डेवलप्ड हुए हैं ह्यूमन रीजन से और रिलेटेड हैं कुछ, आप कह सकते हो थियोलॉजी से, है ना, ये अब जो है वो काम के नहीं रहे हैं, पर्टिकुलरली वो सारे जो कि पीपल की वर्किंग को लेके हैं पब्लिक सेक्टर में, है। तो कुछ ऑथर्स का ये भी मानना था, है ना। इन्होंने क्या सजेस्ट करा, इन सारे ऑथर्स ने सजेस्ट करा कि जो प्रैक्टिस है
जो फ्रीक्वेंटली जो एथिकल प्रिंसिपल की जो प्रैक्टिस है, इसे आप डन थिंग कह सकते हो, है ना? और जो अडोलसेंट जो नौजवान होते हैं, है ना? ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो यही जो है फैला सकते हैं इस प्रिंसिपल को, है ना? एवरीबॉडी इज़ डूइंग इट। जो क्लेम है दैट एवरीवन इज़ डूइंग समथिंग डज़ नॉट ऑलवेज़ मीन दैट एवरीवन इज़ एक्चुअली डूइंग इट। ये जो बात है ना एवरीबॉडी इज़ डूइंग, अरे सभी कर रहे हैं, है ना? तो सभी कर रहे हैं की बात इन्होंने यहाँ पे कही कि इसका एक्चुअली मतलब ये नहीं होता कि हाँ, सभी करने का मतलब एक्चुअली में सब कर रहे हों, ऐसा नहीं होता, है ना? तो नेसेसरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो कर रहा हो, और अगर हर इंसान इसको कर भी रहा है किसी चीज़ को, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो कर रहा है वो सही है। हुँ? तो यहाँ पे बात है कि यहाँ पे हम लाएँगे क्राइटेरिया राइट और रॉन्ग का, है ना? डन थिंग की जगह यहाँ पे राइट और रॉन्ग का क्राइटेरिया कोई दूसरे ने बताया। कुछ बिज़नेस राइटर्स भी थे जैसे कि आपका पीटर ड्रकर, है ना? जिन्होंने कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं करा पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। उन्होंने ये बात कही कि यहाँ पे कोई सेपरेट एथिक्स की ज़रूरत नहीं है बिज़नेस के लिए, है ना? इम्प्लीकेशन के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर में, है ना? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी सेपरेट कोड ऑफ एथिक्स की, कोई अलग से एथिक्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने ये बात यहाँ पे कही, है ना? तो कुछ लोगों ने ये बात भी कही, है ना? तो यहाँ पे क्राइटेरिया हो मतलब ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे कही हैं कि मतलब अलग से कुछ मत लाइए, है ना? इम्प्लीकेशन करिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का वही जो कि है ना? और यहाँ पे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ड्रकर के हिसाब से बात क्या थी अगर हम ये बात जानें, तो ड्रकर के हिसाब से चीज़ें की थी कि इकलौता जो एथिक्स जिसकी ज़रूरत है सारे ही प्रोफेशनल को, है ना? ये आपका हिपोक्रेटिक ओथ जो है प्रीमम नॉन नोकर की, है ना? कि अबव ऑल नॉट नोइंगली टू डू द हार्म, अबव ऑल नॉट नोइंगली टू नो द हार्म। ये ओथ में जनरल एथिकल प्रिंसिपल है नेचुरल लॉ के, और ये एड्रेस करता है क्लासिकल एथिक्स को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए जो मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं आपके पब्लिक या एडमिनिस्ट्रेटिव कंडक्ट को लेके पब्लिक सेक्टर में, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका जैसे कि पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट, है ना? मतलब आप समझिएगा, ये समझिएगा क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिटर्मिनेंट्स हैं एथिक्स के गवर्नमेंट के लेके एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करती है उसमें क्या क्या एथिक्स हैं। तो देखिए कि पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट ऑफ विच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर आर पार्ट, ठीक है? कैसा पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन है ना? किस तरीके का है जिसका ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है वो पार्ट है ना? किस तरह का लीगल फ्रेमवर्क है ना? क्या क्या मतलब या आपका लॉज वगैरह क्या सीन है क्या नहीं है ना? एडमिनिस्ट्रेटर और पब्लिक एम्प्लॉयज जो हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोविजन के लिए पब्लिक सर्विसेज की, ठीक है? तो वो क्या है क्या वो सब इसमें जो है वो आते हैं डिटर्मिनेंट्स में। उसके बाद सिटीजन्स हो गए, है ना? या यूजर्स हो गए पब्लिक सर्विसेज के, जो कि सिविल सोसाइटी के पार्ट होते हैं, है ना? मतलब जो हम लोग हैं, मतलब भारत की जनता हो गई, या क्या कहते हैं जो पब्लिक सर्विसेज का उपयोग उठा रहे हैं वो सब इसका पार्ट है। तो पहली चीज तो ये मानेंगे, तो पहला डिटर्मिनेंट होता है एथिक्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना? इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स को लेके पब्लिक या सिविल सर्वेंट्स की, इसमें आते हैं आपके कुछ ऐसी कुछ स्किल्स जो एथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका किस तरीके से आप सही चीज़ें लेते हो, राइट रॉन्ग का क्या आपको सेंस है क्या नहीं है। उसके बाद मेंटल एटीट्यूड आता है इसमें, है ना? या प्रोफेशनल वैल्यूज आपकी कैसी हैं। तो पहली चीज तो यही आ जाता है। दूसरी बात में क्या आता है, सेकेंडली ये आता है कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना? और क्या कहते हैं डायमेंशन क्या है इसको, आप कह सकते हो कि अकाउंटेबिलिटी, डियर अकाउंटेबिलिटी, कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट वगैरह ने इसको एक्सप्लेन करा है, ठीक है? डिसेंट चैनल पार्टिसिपेशन, तो ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है। तीसरा जो है एटीट्यूड, उसके बारे में आपको बताते हैं। तीसरा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है ना? जैसे क्या बिलीव है, क्या वैल्यू है, क्या अजम्पशन है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद जो लीडरशिप है, लीडरशिप जो है वो इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेंटेनेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना? और आपका अडाप्टेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना? तो जो आपका एथिकल बिहेवियर होता है ना? जो भी आप अच्छा बुरा सही गलत जो भी आप इस तरह से बिहेव करते हो, ये कब बढ़ता है, तब इनकरेज होता है, तब बढ़ता है जब ऑर्गेनाइजेशन में जो है जहाँ पे आदमी काम कर रहा है ये है, वहाँ पे एम्प्लॉय की एजुकेशन पे, है ना? उसके पढ़ाने लिखाई पे, उसके पर्सनल स्टैंडर्ड पे ध्यान दिया जाता है ना? जहाँ पे
सुपरवाइजर कहते हैं कि भैया सच बोलो, है ना, सच्चाई की तरफ चलो। हाँ, और जहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो आते हैं, एक साथ आते हैं, एथिकल प्रॉब्लम सब एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, है ना, तो वहाँ पे काम होता है। और आपका इसमें आपका जैसे हो गया जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है, इसमें आपका पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो गया, लॉज हो गए, पॉलिसी हो गई, है ना, तो ये सारी बातें इसमें आती हैं। उसके नेक्स्ट बात करें अगर हम एथिकल इश्यूज की इंडियन सिविल सर्विसेज में, ना जो मेन मुद्दा है हमारा, अगर हम यहाँ पढ़ें तो आज की डेट में है क्या, आज की डेट में जो इंडियन सिविल सर्विस है ये बहुत सारे एथिकल इश्यूज से प्रॉब्लम फेस कर रही है। ज़्यादातर इसमें जो है वो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लो करप्शन से ही रिलेटेड है ना, करप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका जो एथिक्स फेल हुआ है उसमें। और जो ये करप्ट का मतलब समझते हैं, करप्ट निकल के आया है, पहला एक लेटिन वर्ड हुआ करता था करप्शस, है ना, करप्शस एक पुराना वर्ड था, इसका मतलब होता था ब्रेक या फिर डिस्ट्रॉय, है ना, जब मैंने आपको पहले भी बताया है इसका मतलब हुआ करता था ब्रेक या तो फिर डिस्ट्रॉय। तो जो वर्ड एथिक है ये आपका ग्रीक वर्ड एक एथिकोस था, है ना, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था एक वर्ड था एथिकोस, है ना, उससे निकल के आना था, उसका मतलब क्या था, अराइजिंग फ्रॉम हैबिट, है ना, जो आपकी हैबिट से निकल के आया हो, है ना। तो ये काफी अनफॉर्चुनेट सी चीज है कि जो करप्शन है उसमें कई सारे जो है एक मैटर हो हैबिट का, है ना, तो मतलब समझ रहे हैं अगर करप्शन है वहां पे तो आप समझ लो कि यहाँ पे एथिक नहीं चल रहा है ना, ये काफी अनकॉमन सी चीज है। यहाँ पे दो तरह की अगर हम देखें फैसेट्स होते हैं करप्शन के, अगर हम करप्शन की बात करें तो देखिए दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे फैसेट्स। पहला क्या, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, और दूसरा ये कि इंडिविजुअल्स हु एट हाईली करप्ट, है ना, एक हो गया करप्शन बहुत ज्यादा हाई है, एक जगह पे इंडिविजुअल बहुत ज्यादा करप्ट है ना, तो यहाँ पे हमें जरूरत है कि हम पब्लिक प्रॉफिटेरिंग पे काफी काम करें, है ना, एंड मतलब पब्लिक जनता के लिए अच्छा हो, जनता के लिए प्रॉफिट कैसे हो सकता है ना, और सर्विसेज में हमारे जो ऑफिसर जो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें वैल्यूज हो, है ना, ये सारे वैल्यूज वगैरह के कॉन्सेप्ट पुराने लेक्चर्स में मैंने कवर कर दिए हैं, प्लीज उसको देख लीजिएगा। अगर इंटरलॉकिंग अकाउंटेबिलिटी हो, है ना, सब एक दूसरे से मतलब यहाँ पे अकाउंटेबल हो, ठीक है, और यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरलॉकिंग अकाउंटेबिलिटी जो है ये प्रोसेस हो जाए जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इवैल्यूएशन बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना, अकाउंटेबल चीज़ें रहती हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है, तुमने ये काम किया तो तुम उसको बताओगे तुमने क्यों करा, कैसे करा, ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो सही रहती हैं, करप्शन होने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। अब देखिए कई तरह के आप कह सकते हो एथिकल इश्यूज भी फेस करते हैं सिविल सर्वेंट, है ना, अब सिविल सर्वेंट क्या फेस करते हैं वो आपको बताएं, है ना, यहाँ अकाउंटेबिलिटी की कमी है ना, वो है आपका पावर का जो है आपका यूज मिसयूज, है ना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो पूछिए ही मत, है ना, आपस में मिलजुल के चलना वाला इंटीग्रिटी भी थोड़ी कमी होती है ना, और जो करप्ट ऑफिसर्स होते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाता, ठीक है, प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता विसल ब्लोअर्स को, है ना, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी, अंदर की बात बताई, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला, है ना, तो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है सिविल सर्वेंट्स के लिए, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, ट्रांसपेरेंसी की काफ़ी कमी है ना, ये सारी बातें हैं। और आम इंसान काफ़ी मतलब ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी कमी है, और कॉमन जो मैन है, आम आदमी है, उसको लेके काफ़ी सेंसिटिविटी है ना, तो इसके लिए आप जानते हैं हमने सेकेंड ईआरसी पढ़ाई है, इसने इस बारे में कुछ जाना और कुछ रिकमेंडेशंस भी दी, आइए ऐसे ही डिस्कस कर लें क्योंकि वहाँ तो मैंने पढ़ाई है तो एक दो डिस्कस कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया यहाँ पे कि सेकेंड ईआरसी के हिसाब से चीज़ें ये रही कि देखिए करप्शन एक मैटर है कंसर्न का, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली अगर मान लीजिए कोई ब्यूरोक्रेसी के टाइम पे या करप्शन हो रहा है ब्यूरोक्रेसी में, तो है ना, फिर एआरसी ने ये भी ऑब्जर्व करा कि जनरली जो एटीट्यूड है कई सारे पब्लिक फंक्शनरीज का, है ना, ये भी इग्नोर क्या कहते हैं एरोगेंस वाला है ना, तो ऐसा वाला है, देखें आपने आपने देखा होगा बड़ा ही एरोगेंट होते हैं, तो ये है फ्रीक्वेंट ऑफिसर्स का ट्रांसफर हो जाता है, इस वजह से भी जो है इफेक्टिवनेस उनकी कम होती है, एक जगह पे अब मान लीजिए यहाँ पे कर रहे थे वो, पर यहाँ थोड़ा माहौल में जमे ही थे कि ट्रांसफर हो गया दूसरा, तो लोगों के साथ जुड़ नहीं पाए, तो ये सारी बातें उन्होंने एआरसी ने जानी। नेक्स्ट जानते हैं वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो देखिए
वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आप कह सकते हो ये तब होता है जब इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो, ठीक है ना? इंडिविजुअल हो चाहे कई सारे लोगों का ग्रुप हो, इसमें बहुत ही मजबूत कुछ पर्सनल बिलीव होता है ना? दैट आर इन डिसएग्रीमेंट विद इन देमसेल्फ और इन डिसएग्रीमेंट विद द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज। अब मामला क्या है कि मान लीजिए एक इंसान है या यहाँ पे खूब सारे इंसान हैं, ठीक है? इन सबका आप कह सकते हैं एक कुछ मानना है, बहुत ज़्यादा मानना है जो कि डिसएग्री कर रहे हैं, है ना? चीज़ों को नहीं मान रहे हैं या आपस में कुछ 1-2 2 ग्रुप्स के बीच में वो चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, या तो फिर आप ऐसा कह सकते हो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, किसी इंस्टीट्यूशन के प्रति उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसके प्रति वो डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है? तो ये वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, जब किसी इंसान को किसी की वैल्यू समझ में नहीं आ रही है कि वो ये वैल्यूज उसकी सही नहीं है। यहाँ पे इसमें बहुत सारे रिलीजियस डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, है ना? या बहुत सारे हो सकते हैं डिफरेंसेस, कई तरह के हो सकते हैं। वैल्यू बेस्ड जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये पर्टिकुलरली आपको पब्लिक पॉलिसीज में देखने को मिलेगा, है ना? जैसे कि अभी आपने देखा कि भाई बहुत सारे लॉज पसंद नहीं आते कुछ सेक्शन ऑफ पीपल को, है ना? काफ़ी कंट्रोवर्सी उसमें बढ़ जाती है। तो ये सारी बातें, कई सारी पॉलिसी डिसीजन वगैरह जो है वो क्या कहते हैं, वैल्यूज़ के बीच में दिक्कत लाती हैं। सिंपली कंसिडर करें किस तरह के एफर्ट्स हैं, है ना, कि प्रमोट करने के लिए इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी को, है ना? अगर मान लीजिए कोई एफर्ट लिया गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी बढ़ाएं, तो ये भी हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट हो जाए, है ना? एफिशिएंसी में आपका, जस्टिस में, इक्वालिटी में, डाइवर्सिटी में, इंडिविजुअल के अचीवमेंट में, भाई ये भी कन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। क्राइम प्रिवेंशन पॉलिसीज कुछ होती हैं, इसकी वजह से कंपटीशन हो सकता है वैल्यूज़ को लेके, है ना? लिबर्टी, सेफ्टी, इक्वालिटी, इफेक्टिवनेस, ठीक है, या जस्टिस, तो इन सब को लेके भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर आपका कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज भी होती हैं, इसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है ना? तो ये सारी बातें हो सकती हैं। नेक्स्ट बात अगर हम करें फ्रेमवर्क क्या है एथिकल बिहेवियर का, तो देखिए फ्रेमवर्क की बताएं तो एथिक्स का जो रोल है पब्लिक लाइफ में, कई सारे उसके डायमेंशन है ना, जो जनता के लिए काम करता है एथिक्स, और जो जनता के लिए एथिक्स का रोल है उसके बहुत सारे डायमेंशन है ना? एक तरफ तो वो समझ लीजिए ये है कि मॉरल वैल्यूज देता है, क्या सही है क्या गलत है, और दूसरी तरफ कहता है ना, कि मतलब क्या पब्लिक जो फंक्शनरीज हैं, जो पब्लिक फंक्शनरी जो काम करती हैं, वो उसकी चीज़ों के लिए अकाउंटेबल हैं किस तरह से। तो किसी भी तरह का फ्रेमवर्क एथिकल बिहेवियर का, इसमें कुछ चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि आपका, कि जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको आप दिखा दो क्या है क्या नहीं, है ना? ताकि कन्फ्लिक्ट जो है पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में और पर्सनल गेन के बीच में ना हो, है ना? मतलब ही नहीं बनने का। ओके। उसके बाद ऐसा मैकेनिज्म आप बनाओ जिससे आप जो है वो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सको। कई सारे नॉर्म्स जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हो या डिस्क्वालीफाई कर सकते हो पब्लिक की फंक्शनरी को ऑफिस से, तो ये भी एक इसका एलिमेंट है। पब्लिक का इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? तो पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, अब आपके दिमाग में आया होगा, तो पब्लिक इंटरेस्ट देखिए एक कॉमन वेल बीइंग होता है, या आप कह सकते हो सबका वेलफेयर, सबका सबका हित, ठीक है, सबका विकास, जनरल वेलफेयर जिसे कहते हैं, है ना? तो पब्लिक इंटरेस्ट काफ़ी जानते हैं आप, मेन पॉलिसी होती है डिबेट में, जब पॉलिटिक्स हो सकती है, तो डेमोक्रेसी में भी, ठीक है? तो सबका भला करना। अब देखिए बात करेंगे कुछ फिलॉसफीज के बारे में जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को लेके हैं, तो इसको जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो 4 कैटेगरीज हैं मोटी मोटी इन फिलॉसफीज की। पहली कैटेगरी की बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इंट्यूशनिस्ट फिलॉसफी, है ना? इंट्यूशनिस्ट फिलॉसफी में क्या होता है कि जो अभी चल रही हैं, जो भी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, है ना, ये जस्टिफाई करता है उसको, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को कैसे जस्टिफाई करता है, इसमें पॉइंट आउट करके, है ना? फिर समझिएगा यहाँ पे, इट सीक्स टू जस्टिफाई एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस बाय पॉइंटिंग आउट दैट इन कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन द एडमिनिस्ट्रेटर चूजेस एन ऑल्टरनेटिव बाय इंट्यूशन। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई ऐसी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आई, कोई दिक्कत आई ऐसी कि जहाँ पे कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है, दोनों चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जो देख रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, इसमें वो ऑल्टरनेटिव कैसे चूज करेगा, अपने इंट्यूशन से, कि आपके उसके मन में क्या आ रहा है, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटर एक्चुअली जो है यहाँ पे क्या करेगा, एक्चुअली एक इंट्यूशनिस्ट सोल्यूशन लेकर आएगा जो उसको लगेगा कि हाँ ये सही चीज़ है,
ठीक है, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जो उसका दिल गवाही देगा कि भाई ये चीज़ सही है, जो अंदर से उसकी आत्मा कहेगी वो चीज़ वो जो है यहाँ पे डिसीजन वैसा लेगा, है ना। ये फिलॉसफी जो है इसमें कोई गाइडलाइन नहीं होती कि किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, ना ही इसमें कुछ ऐसा होता है कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट है क्या नहीं, ये चीज़ें नहीं। तो इंट्यूशन से समझ रहे हैं तो इंट्यूशनिस्ट फिलॉसफी वही चीज़ कहती है। उसके बाद बात आती है परफेक्शनिज्म की। इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को देखता है ना, और प्रमोशन ऑफ एक्सीलेंस के स्टैंड पॉइंट से सारे ही स्फेयर में सोशल एक्टिविटीज में कैसे बढ़िया हो सकता है। तो पब्लिक रिसोर्सेज जो हैं यहाँ पे इस तरीके से खर्चा करे जाते हैं, है ना, कि जो बेस्ट मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनको जो है ज़्यादा बेनिफिट हो उस एक्सपेंडिचर से जो पैसा खर्चा हो रहा है, उससे जो बेस्ट मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनको फ़ायदा हो। ठीक है, तो जो ये परफेक्टिशनिज्म ये एक एलिटिस्ट फिलॉसफी है, मतलब ये अमीरों की फिलॉसफी है ना, और एंटी इगैलिटेरियन है ना। ये कंपैटिबल ऐसी नहीं है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में नहीं है जहाँ पे आम जनता रहती है ना, गरीब आदमी भी रहता है, तो ऐसा नहीं है ना। और ये इसके लिए थोड़ा आप कह सकते हो कंपैटिबल इस पे नहीं बैठेगी। ये फेवर करती है एक्सीलेंस एट द एक्सपेंस ऑफ सोशल इक्वालिटी, मतलब समझ रहे हो अच्छी चीज कैसे आएगी, सोशल इक्वालिटी के एक्सपेंस में। मतलब यहाँ पे जनता को, जो आम जनता है उसको दबा के अमीरों के लिए ये ज्यादा चीजें अच्छी प्रोवाइड करती है। उसके बाद आती है नई यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होता है, इस फिलॉसफी के हिसाब से ये होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को माना जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करा जाता है जब पब्लिक पॉलिसी बनाती है। एक मिनट फिर समझाते हैं आपको। अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटेरियन philosophy, the public interest is served when a public policy makes as many as possible better off even though it may render a few worse off। अब समझिए इसमें सीधा सीधा क्या कहता है कि मतलब यहाँ पे ये फिलॉसफी कहती है कि पब्लिक इंटरेस्ट तब भी सर्व हो जाता है, तब भी आप पब्लिक इंटरेस्ट की जनता के हित में काम करोगे जब जो पब्लिक पॉलिसी बनाई गई है वो ज्यादातर लोगों के लिए जो है वो अच्छी है ना, और कुछ लोगों के लिए अगर खराब भी है तो कोई बात नहीं, है ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट को यहाँ पे माना जाता है कि नेट बैलेंस है सोशल सेटिस्फैक्शन का। मान लो कोई पॉलिसी आई जिसमें कि यहाँ पे 100 लोग थे, ठीक है, 100 लोग में से 80 लोगों को फायदा हुआ, 20 लोगों को अगर नुकसान भी हो रहा है उस पॉलिसी से, तब भी यहाँ पे कहा जाएगा कि ये पॉलिसी अच्छी है क्योंकि ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है। तो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट को इसलिए लिया जाता है कि जब ज्यादा से ज्यादा लोगों का अगर अच्छा हो रहा है तो मतलब अच्छा हो रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बचा थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। ये थ्योरी को देखिए, एक फिलोसफर थे जॉन रॉल्स, JOHN जॉन, और RAWLS रॉल्स। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे प्रोपाउंड किया था इस फिलॉसफी को। इन्होंने सजेस्ट ये करा था, कुछ दो बेसिक प्रिंसिपल्स को यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट करा था जस्टिस के लिए और यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट को टेस्ट करने के लिए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो पहला प्रिंसिपल ये था वो ये था कि हर एक जो पर्सन है, हर एक जो इंसान है ना, इसमें इक्वल राइट हो उसके पास, है ना, उसके पास एक जैसा अधिकार हो, इक्वल राइट हो टू द मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिक लिबर्टी कंपैटिबल विद अ सिमिलर लिबर्टी फॉर अदर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक हर एक इंसान हो उसके पास एक इक्वल राइट हो, है ना, और यहाँ पे उसके पास बेसिक लिबर्टी हो जो कि कंपैटिबल हो उसी की, मतलब सिमिलर, जो उसी तरह की लिबर्टी दूसरों को मिली गई है उससे। अब जो दूसरे प्रिंसिपल है, दूसरा प्रिंसिपल ये है, जो दूसरा वाला प्रिंसिपल है, पहला तो प्रिंसिपल ये समझ गए हम। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पब्लिक पॉलिसीज हैं, है ना, ये हर एक को एडवांटेज दें, और पब्लिक की पोजीशन हो या ऑफिसर्स हो, ये सबके लिए, पब्लिक ऑफिसर्स वगैरह जो हैं ये सबके लिए खुले हों। ठीक है, पब्लिक पोजीशन सबके लिए खुला हो, मतलब यहाँ पे हर एक इंसान को एडवांटेज दिया जाए, दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है। ठीक है, जस्टिस समझ ही रहे हैं, सबके साथ न्याय, सबका साथ सबका विकास। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट मान लीजिए आ जाता है इन दोनों पहले और दूसरे प्रिंसिपल के बीच में, तो जो दूसरा प्रिंसिपल है ये माना जाता है कि ये प्रिवेल करेगा और जो है ये पहले वाले के आगे ये होगा। ठीक है, तो यहाँ तो सीधी बात यही वाली हो गई कि मतलब सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि हर एक इंसान को एडवांटेज मिलेगा, पब्लिक पोजीशन मिलेगी, ऑफिसर पब्लिक एंड पब्लिक पोजीशन और ऑफिसर जो है वो सबके लिए ओपन होंगे। तो यहाँ पे ये बात अगर मान लीजिए पहला प्रिंसिपल और दूसरे प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया इन दोनों में कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, दूसरा वाला पहले वाले में प्रिवेल करेगा। अब हम देखिए एक और चीज बताएं तो डिसीजन मेकिंग रैशनल हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, तो ताकि यहाँ पे बढ़िया एथिकल फ्रेमवर्क एक प्रॉपर बना रहे। ये सारे प्रिंसिपल जो हैं ये आपका एक मतलब एक ऑपरेटिंग, ये प्रिंसिपल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक ऑपरेटिंग लॉजिक,
है ना, पब्लिक इंटरेस्ट को डिटरमाइन करने में डिसीजन मेकर्स के माध्यम से। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो देखो ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स क्या होता है पहले देख लेते हैं। ह्यूमन राइट्स में आपका आता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, है ना, मतलब हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, टॉर्चर नहीं होना है ना, हमारे खुद की ओपिनियन है, खुद के एक्सप्रेशन है, हम अपना काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो हर इंसान को राइट दिए जाते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अंबानी हो, चाहे किसान हो, सबको ये राइट्स मिलेंगे मिलेंगे, है ना। तो ह्यूमन राइट्स को मिलने आप कह सकते हो कि एक ये इन एलिएनेबल फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें इंसान को जो है मिलता ही मिलता है, सिंपली क्योंकि ये एक ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि ये एक इंसान है ना, तो ये उसको ये मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो ये यूनिवर्सल है, हर जगह होते हैं, है ना, और हर इंसान के लिए एक है, एगैलिटेरियन है। तो ये सारे राइट जो है वो आपका एग्जिस्ट कर सकते हैं नेचुरल राइट्स के तौर पे, लीगल राइट्स के तौर पे भी, है ना, और लोकल हो, रीजनल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल लॉ हो, हर जगह पे ये आपको मिलेंगे। तो ह्यूमन राइट्स का जो ये डॉक्ट्रिन है इंटरनेशनल प्रैक्टिस में, इंटरनेशनल लॉ के भीतर, ग्लोबल या रीजनल इंस्टीट्यूशंस के भीतर, पॉलिसीज में स्टेट्स की आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ भी देखने को मिलेगा, है ना, पूरे वर्ल्ड में। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ ह्यूमन राइट्स की, तो आपको एक पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये यूनिवर्सल होते हैं, है ना, सबके लिए एक, मतलब सबको मिलते हैं ये। और दूसरे की बात करें तो ये इक्वल है और नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी है, मतलब ये इक्वल है, सबके लिए सेम है, और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी ये नहीं कि अंबानी जी को कुछ और मिला और किसी गरीब किसान को कुछ और मिला, है ना। तो ह्यूमन राइट्स की बात करी। उसके बाद हम बात करेंगे इगैलिटेरियन क्या होता है ना। तो यहाँ पे इक्वालिटी लाने वाला, है ना, ये ऐसा डॉक्ट्रिन है कि सारे लोग जो है वो इक्वल है, इनको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम इक्वल, यहाँ पे इगैलिटेरियन मानेंगे। ठीक है, ये अगर आप डिफाइन करो तो ये डिफाइन करोगे इधर एज द पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन दैट ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल्स, एंड इनके पास सेम पॉलिटिकल राइट हो, सेम इकोनॉमिक राइट हो, सेम सोशल राइट हो, या सिविल राइट्स वगैरह जितने भी हो वो सब इनके पास सेम हो। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं इगैलिटेरियन को कि इक्वालिटी इसमें रिफ्लेक्ट करती है एज अ नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये बात है, समझ गए ना, बहुत ही ईजी है। उसके बाद डिलेमा की बात करें, डिलेमा का अगर मैं सिंपल टर्म में बात बताऊं, तो मान के चलो कि भैया देखो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे तुम क्या कर रहे हो कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कैसे क्या करना है, दो आपके पास ऑप्शन है और आप उसमें कश्मकश में फंस गए हो। ठीक है ना, ऐसी कोई मान लीजिए प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम की दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, नीदर ऑफ विच इज प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल, दोनों में से कोई भी प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल है नहीं, है ना। एक जो है ये ट्रेडिशनली जो है आपका मतलब प्रोवाइड करी गई है, एक जो है वो आपका ना ही कंफर्टेबल है। मतलब तो आप समझ लीजिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं और अब आप बीच में डिलेमा में फंस गए हो कि भाई कौन सी लें। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम की दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं, तो डिलेमा हो गया। एथिकल डिलेमा की बात करें तो देखिए एथिकल डिलेमा तब निकल के आता है ऐसी सिचुएशन से अराइज होता है जहाँ पे ज़रूरत जो होती है ना, चॉइस की बिटवीन कंपीटिंग सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, मान लीजिए कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, है ना, अब इसमें से हमें कौन सा चूज करना है। ठीक है, इस वजह से जो एथिकल डिलेमा है आप इसे कह सकते हो कि circumstance that require a choice between competing sets of principle in the given usually undesirable और perplexing situation। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे सिचुएशन में कुछ प्रिंसिपल्स आपके सामने रखे गए जो कि ऐसी सिचुएशन अच्छी नहीं है, और वहाँ पे ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स रखे गए हैं, है ना, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको चूज करना है। तो यहाँ पे तीन तरह की कंडीशन होती हैं जो सिचुएशन में प्रेजेंट होंगी, तब आप इसको एथिकल डिलेमा बोलोगे। तो पहली जो सिचुएशन होती है वो, एक सेकेंड इसको रिमूव कर दें। पहली सिचुएशन होती है वो ये होती है, एक जब जब पहली कंडीशन तब शुरू होती है जब सिचुएशन में जब एक इंडिविजुअल, जिसे हम लोग एजेंट कहते हैं, है ना, एजेंट नहीं कहते हैं, बाहर के ऑब्जेक्ट को भी एजेंट कहते हैं, तो एक इंडिविजुअल जिसे हम लोग एजेंट कहते हैं, ये डिसीजन ले, है ना, मस्ट मेक अ डिसीजन विदाउट विच कोर्स ऑफ एक्शन इज बेस्ट। सिचुएशन दैट आर अनकंफर्टेबल बट दैट डोंट रिक्वायर अ चॉइस आर नॉट एथिकल डिलेमा। अब समझिएगा, सिचुएशन कोई सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन कोई अगर अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, ठीक है, जो आपको समझ में नहीं है, अनकंफर्टेबल है, बट इसमें कोई चॉइस नहीं मिल रही है, मतलब समझ रहे हैं डिलेमा का मतलब क्या है कि हमारे पास दो चॉइसेस हैं, अगर चॉइस नहीं मिल रही है, सिर्फ सिचुएशन अनकंफर्टेबल है, तो एथिकल डिलेमास नहीं कहेंगे।
समझ रहे हैं यहाँ पे? दूसरी क्या बात आ जाती है यहाँ पे, दूसरी ये हो जाती है कि सेकंड कंडीशन जो एथिकल डिलेमा की है वो ये होती है कि ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन उनको चूज करने के लिए उनमें से, है ना? देयर मस्ट बी डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू चूज फ्रॉम। तीसरा ये होता है एथिकल डिलेमा में, नो मैटर व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इज टेकन, है ना? ये फर्क नहीं पड़ता कौन सा जो है एक्शन लिया गया है, कुछ एथिकल जो प्रिंसिपल हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ पे कोई भी परफेक्ट सोल्यूशन निकल के नहीं आता। ठीक है, तो ये तीन चीजें यहाँ पे होती हैं, तब सिचुएशन एथिकल डिलेमा की बनेगी। क्लियर है? अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या होते हैं टाइप्स एथिकल डिलेमास के। तो देखिए, इंटरेस्ट में जो कन्फ्लिक्ट होता है, जिसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, है ना? ये ज़्यादा बड़ा ही अच्छा आप एग्जाम्पल कह सकते हो, है ना? जो कि आप पब्लिक सेक्टर के लीडर्स में जो है एकदम फिट बैठता है एथिकल डिलेमा के टाइम पे। कोई दूसरे तरह की भी एथिकल डिलेमास जो होते हैं जिसमें पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपने आप को पाते हैं कि भाई हम कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में हैं, हमारे थॉट नहीं मिल रहे हैं, है ना? कि जैसे कि वैल्यूज़ हो गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, या जस्टिफिकेशन कुछ हुआ इंस्टीट्यूशंस का, है ना? कुछ कोड ऑफ कंडक्ट में प्रॉब्लम आई, पर्सनल वैल्यूज़ हो गई, है ना? या आपका बहुत सारी चीज़ें और ऐसी हो सकती हैं। तो अगर हम बताएँ यहाँ पे डायमेंशंस, मतलब बहुत सारी हैं, ऐसे सब कुछ क्लियर अगर मैं कर दूँ आपको, तो प्रोफेशनल एथिक्स हो गई, या फिर आपका कह सकते हो सुपीरियर या गवर्नमेंटल डायरेक्टिव हो गया, पर्सनल वैल्यूज़, प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस गवर्नमेंट डायरेक्टिव हो गया, है ना? तो या ब्लड या फिर कॉम्पिटिटिव अकाउंटेबिलिटीज़ हो गई, या डायमेंशंस हो गया एथिकल कंडक्ट का। तो इन सारे डिलेमास जो हैं वो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में यहाँ पे रखे गए हैं। आपका स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पर्सनल कॉस्ट एथिकल डिलेमा। ठीक है? ये पहला आया आपका पर्सनल कॉस्ट एथिकल डिलेमा। इसमें क्या है कि जो डिलेमा होता है ये निकल के आता है उन सारी सिचुएशन से जिसमें जो कंप्लायंस है ना? एथिकल कंडक्ट के साथ में, जो मतलब जो तालमेल बैठ रहा है एथिकल एथिकल कंडक्ट के साथ में, इसकी वजह से जो है वो रिज़ल्ट करता है ना सिग्निफिकेंट पर्सनल कॉस्ट। हुँ। मिसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर फाइनेंशियल और मटेरियल बेनिफिट, या फिर किसी के रिलेशनशिप में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है ना? तो इसमें हम बात करें, अगर इंग्लिश में आपको इसकी डेफिनेशन चीज़ें बताएं, तो दिस डिलेमा अराइजेस फ्रॉम सिचुएशन इन विच कंप्लायंस विद एथिकल कंडक्ट रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट पर्सनल कॉस्ट टू द पब्लिक सर्वेंट डिसीजन मेकर एंड टू द एजेंसी। अब इसमें क्या हो गया ऐसे क्या हो गया कि मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई यहाँ पे पर्सनल कॉस्ट का, मतलब ऐसा कुछ दो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही हैं, है ना? ऐसी कोई सिचुएशन निकल के आ गई है जिसमें क्या हुआ कि एक साइड से पर्सनल कुछ रिश्ता खोएगा, है ना? अब कुछ भी हो सकता है? पब्लिक सर्वेंट डिसीजन हो सकता है ना, या कुछ भी हो सकता है इसमें पर्सनल, यहाँ पे पर्सनल कॉस्ट आएगी, मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल या मटेरियल बेनिफिट यहाँ पे जो है वो चला जाएगा, या आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ ऐसा कुछ होगा। अब उसके बाद यहाँ सेकंड बात करें तो यहाँ पे राइट वर्सेस राइट एथिकल डिलेमास क्या होते हैं। तो देखिए, ये डिलेमा निकल के आते हैं उन सारे सिचुएशन से जहाँ पे क्या है, दो या दो से ज्यादा सेट्स होते हैं मोनाफाइड एथिकल वैल्यूज के। जैसे कि एथिकल वैल्यू मतलब एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो पब्लिक सर्वेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड अकाउंटेबल टू सिटीजन्स। मतलब जो पब्लिक सर्वेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आईएएस पीसीएस हो, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एकदम खुल के रहें और अकाउंटेबल रहें सिटीजन्स को। एक तरफ ये बात हो गई, और इसका वर्सेस अगर लें तो वर्सेस में आएगा दैट अडहेरिंग टू द ओथ ऑफ सीक्रेसी कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सेट्रा। अब समझिएगा यहाँ पे कैसे समझी सिचुएशन है। भाई पब्लिक सर्वेंट ने कहा कि भैया देखो, उसको सीक्रेसी की ओथ भी उसने खाई है कि कॉन्फिडेंशियल रखेगा वो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है? वो जो है वो हर इन्फॉर्मेशन नहीं जनता के सामने रखेगा। और दूसरी तरफ उसने ये भी उसका फर्ज है कि जनता के सामने एकदम ट्रांसपेरेंट रहे, अकाउंटेबल रहे, हर चीज बताए। तो समझ रहे हो, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। तो राइट वर्सेस राइट डिलेमा मतलब दो सिचुएशन बन रही हैं, लेकिन दोनों में ही सही बातें हैं। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, तो है ये कॉन्जॉइंट एथिकल डिलेमास। ये क्या है? ये डिलेमा निकल के आता है सिचुएशन से जिसमें जो है कंसाइंशियस पब्लिक सर्वेंट डिसीजन मेकर ये एक्सपोज होता है कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ
above indicated ethical dilemmas से in searching for right thing to do। अब इसमें क्या होता है, इसमें मामला ये हो जाता है कि डिलेमा तब निकल के आता है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब पब्लिक सर्वेंट या फिर डिसीजन मेकर ये आपका किस में आ जाए, ये जो ऊपर वाले दोनों है ना, पर्सनल कॉस्ट, एथिकल डिलेमास, राइट वर्सेस राइट, इस तरीके के कई सारे और डिलेमा में आ जाए। अब उसे क्या करना है, उसे फंसना नहीं है, उसे उसमें से वो ढूंढ रहा है कि क्या हमें बिल्कुल सही चीज़ करनी चाहिए, है ना, राइट थिंग टू डू, ये काम अगर हम उस करना है तो यहाँ पे कॉन्जॉइंट एथिकल डिलेमास के अंदर आएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बात करते हैं, बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एथिकल डिलेमास के बारे में। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं एथिकल डिलेमास के, जैसे कि यहाँ पे ये एक्टिवली इंगेज रहें प्रेशर ग्रुप में, है ना, ऐसे एक्टिविटीज़ में, क्योंकि बिकॉज ही सिंपथाइजर्स विद हिज विद देयर व्यूज। उसके बाद यहाँ पे अच्छा देखिए, पहले समझाते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं एथिकल डिलेमास के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के। देखिए कैसे कि टेकिंग क्रेडिट फॉर अदर्स वर्क, है ना, ऑफरिंग अ क्लाइंट अ वर्स प्रोडक्ट फॉर देयर ओन प्रॉफिट, है ना। तो अगर हम बुकिश वाला बताएं आपको, बुक वाला, तो शुड बी एक्टिवली एंगेज इन प्रेशर ग्रुप्स एक्टिविटीज बिकॉज ही सिंपथाइजेस विद देयर व्यूज। या would he keep silent when he find that administrator discretion is abused or that corruption or nepotism are practiced or should be or should he blow the whistle। मतलब समझ रहे हो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे चीजें क्या हैं इनको हटा दीजिए। अगर हम ऐसे आपको बताएं, अब हम आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसके एथिकल डिलेमास के एग्जाम्पल देते हैं, समझ में एक बात में आ जाएगा। देखो, मान लो कहीं पे आप काम करते हो, ठीक है, अब वहां पे क्या हो रहा है, करप्शन है, नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, है ना, चाचा के मौसे के लड़के को अपना लगवा दिया है, करण जौहर वाला एग्जाम्पल। तो क्या हमें यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में, चीज तो गलत है, ठीक है, हमें यहाँ पे चुप रहना चाहिए या हमें इस बात की कंप्लेन चुप्पे से जाके करनी चाहिए कि हमारे जो है वो ऑफिस में ऐसा ऐसा होता है। अब यहाँ पे डिलेमा फंसा ना, हाँ, कि हम ये करें कि हम ये ना करें। दूसरा बात, हमारे पास दो सिचुएशन आ गई ना। अब उसके बाद दूसरी बात क्या है कि दूसरा एग्जाम्पल अगर हम दें, तो क्या हमें पार्टी पॉलिटिक्स में करना चाहिए पार्टिसिपेट, है ना, या फिर हमें एक अच्छी चीज प्रमोट करें, है ना, हम पब्लिक ऑफिसेज में जो है वो जो है बढ़ाएं, है ना। अब पार्टी पॉलिटिक्स में रहेंगे तो भाई हमें फायदा भी होगा, हमारी बड़ी हाहाकार जय जयकार भी होगी, सब लोग के साथ मिल के भी चलेंगे। और अगर नहीं रहेंगे तो भैया जो है वो क्या कहते हैं, जनता के लिए अच्छा करेंगे। तो अब अपना देखें, ये तो यहाँ पे फंसा ना वो एथिकल डिलेमा में। तो ये है इसके बहुत ही क्यूट और इजी एग्जाम्पल्स। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमा। ठीक है, अब रिजॉल्व कैसे होगा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो कुछ पब्लिक सर्वेंट जो है उनसे पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपने आप से पूछें, कुछ क्वेश्चन पूछें जब वो एथिकल डिसीजन ले रहे हों। तो अपना अंतरात्मा से, अपने मन की आत्मा से अपने आप से क्वेश्चन पूछें, है ना, कि क्या ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से है ना, क्या ये जो काम है मेरे एजेंसी की गोल है, क्या उसमें कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपर फॉलो हो रहा है, क्या ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो सही है करना, हुँ? है ना? क्या जो आउटकम निकल के आएगा, है ना? और जो है अगर हम ये उल्टे-सीधे काम करेंगे या कुछ करेंगे तो क्या हमारे जो है दूसरे हैं वो सब हमारे ऊपर क्या सोचेंगे, है ना? क्या हम इसको जस्टिफ़ाई होगा या हम इसको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं? क्या इसे जो कर रहे हैं हम काम, है ना? अगर अगर हमने मान लीजिए जो हम करने जा रहे हैं वो हमने कर दिया, है ना? तो तब क्या होगा जब पब्लिक जो है इसे पब्लिकली इसको स्क्रूटनाइज़ करा जाएगा। समझ रहे हो? जो एक्शन मैं कर रहा हूँ अगर ये पब्लिकली स्क्रूटनाइज़ हो गया, इसके इसका चेक हो गया तो क्या होगा? है ना? तो अपने आप से पूछो, तुम्हें सवाल खुद ही मिल जाएँगे। उसके बाद लॉज़, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइंस एज़ अ सोर्सेज़ ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो अब ये सारे बातें जाने, तो यहाँ पे 2 तरह के जो है वो सोर्सेज़ होते हैं, है ना, गाइडेंस के, जिसके द्वारा ह्यूमन बीइंग जो है वो सही चीज़ है या गलत चीज़ है ना, वो कर्म जो कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो एक्शंस कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उस कार्य में वो समझ सकता है। एक तो ये जो कि जो काम कर रहा है उसके बाहर होता है, जैसे कि एक लॉ, ठीक है, अब लॉ ने कहा कि जो है वो सती प्रथा गलत है ना, या रेप करना गलत है ना, किसी को टॉर्चर करना गलत है। तो उसने एक लॉ ने बता दिया, वो तो मनुष्य के बाहर हो गया, इंसान के बाहर ये चीज़ें हो गई, है ना, समझ रहे हो ये बात, ना, बहुत ही डीप है, बड़ी ही प्राकृतिक वाली सीन है ना। और दूसरी बात होता है जो इंसान कर रहा है उसके भीतर, उसके अंदर, ठीक है, ये उसकी होती है कंसाइंस, उसकी आत्मा, उसका सोल, अंदर उसकी अंतरात्मा, ठीक है। तो एक तो हो गया भैया, देखो एक मैं खुद चीजें कर सकता हूँ कि यार सुनो, मैं इसके साथ धोखा नहीं करूंगा, है ना। अब देखो एक चीज बहुत ही प्यारी समझो आप, इससे एक कोई स्कीम है,
ठीक है? एक कोई स्कीम है, उसमें होता क्या है कि उसमें कुछ प्रॉफ़िट होता है, कभी-कभी लॉस भी हो सकता है, ठीक है? तो एक तो समझ लो कि जो है गवर्नमेंट कह रही है, लॉ उसने बनाया कि भैया इस स्कीम में पैसा मत लगाना, इसमें लॉस होगा और जो गरीब आदमी है उसका पैसा तो बिल्कुल मत लगाना, घाटा हो जाएगा, ठीक? एक एग्ज़ाम्पल है ना? तो अब वो तो गलत हो गया। अब एक बंदा खुद सोच रहा है कि नहीं, नहीं मैं गरीब आदमी का पैसा इसमें नहीं लगाऊँगा, इसमें उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो ये कंसाइंस एक इंसान के अंदर, एक इंसान के बाहर 2 तरह की जो है वो आपको निकल के आती हैं चीज़ें, ठीक है? यहाँ पे ये जो दोनों है ना, ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन लगाती हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। क्लियर हुई बात? हम बात करेंगे नोशन ऑफ लॉ के बारे में। तो देखिए एथिक्स में होता क्या है कि जो लॉ होता है उसका कुछ मॉरल कॉनोटेशन होता है। तो सेंट थॉमस जो एक्विनस थे, काफ़ी फेमस है, इनको याद रखिएगा। ये सेंट थॉमस एक्विनस, इन्होंने डिफाइन करा था लॉ को, एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन फॉर अ कॉमन गुड प्रोमलगेटेड बाय हिम हु हैज केयर ऑफ कम्युनिटी। एक ऐसा ऑर्डिनेंस है ना, एक लॉ क्या है, एक ऐसा ऑर्डिनेंस, एक किसी चीज़ को मंजूरी दी गई है ना, जो सबका भला करता हो, है ना, और उसके द्वारा करा गया हो, जिसे जो कम्युनिटी है, जो जनता है, जो आसपास के लोग हैं, उनका अच्छा वो सोचता हो, उनके लिए केयर करता हो, वो ये लॉ निकालेगा। तो एथिक्स में हमने ये बात बताई। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑफ अ रीजन फॉर अ कॉमन गुड प्रोमलगेटेड बाय हिम हु हैज केयर ऑफ कम्युनिटी, है ना। तो इन्होंने जो एक्विनस थे, इन्होंने एक्सप्लेन करा कि जो वर्ल्ड लेक्स है, लेक्स का मतलब लेटिन है लॉ का, है ना, लेटिन वर्ल्ड लॉ का लेक्स हुआ करता था। तो ये निकल के आया है लेटिन वर्ड लिगेरे से, LIGARE, लिगेरे से, है ना, जिसका मतलब होता है टू बाइंड, किसी चीज को रोक देना, या फिर लोगों को क्या करना, इंड्यूस करना, लोगों के एक्ट को, है ना, कि उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के, है ना, ऑब्लिगेशन लगाता है ये। समझ रहे हो? तो ये, तो आगे बताते हैं रेगुलेशन के बारे में। रेगुलेशन क्या है? तो हालांकि लॉ जो है ये एक ऑर्डिनेंस है, या आप कह सकते हो रूल है, जो ह्यूमन के रीजन से निकल के आता है ना। ये आपका रेगुलेशन के जैसा नहीं है, सेम नहीं है, इट इज नॉट सेम एज रेगुलेशन, या फिर ऑर्डिनरी रूल के जैसा नहीं है। लॉ लॉ होता है। रेगुलेशन हमें क्या करती है? रेगुलेशन हमें हेल्प करती है, हमें क्लैरिफाई करने में लॉ को क्लैरिफाई करना है, हमें सही से क्लियर करना है, तो यहाँ पे रेगुलेशन हमें हेल्प करेगी। हालांकि कभी कभी ये जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव भी नहीं कर पाती है। तो अब रेगुलेशन किस चीज़ पे फोकस करती हैं, इस बारे में हम जानते हैं। तो देखो रेगुलेशन जो होती है ना, फोकस करती है इंडिविजुअल के गुड पे, है ना, इंडिविजुअल की अच्छाई पे, जहाँ पे जो पर्पस होता है लॉ का, वो पर्पस क्या होता है कि सबका भला करना, ठीक है। तो सोर्स के बेसिस पे, जो अथॉरिटी है ना, जो लॉ को इनैक्ट करेगी, है ना, ये बिलोंग करती टू दोज विद जुडिक्शन। तो सोर्स के हिसाब से क्या होता है कि जो अथॉरिटी होती है, जो लॉ को इनैक्ट करेगी, है ना, वो किसके हाथ में होती है? जिनके हाथ में क्या होता है? बिलोंग्स टू दोज विद जुडिक्शन, और दोज हु आर लॉफुली इन चार्ज ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। जो लॉफुली, जो यहाँ पे चार्ज है उनके पास में कम्युनिटी का, या तो उनके पास में अथॉरिटी होती है। तो जो सोर्स होता है रेगुलेशन का, है ना, ये कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी हो सकती है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, है ना, या फिर एक हेड हो गया हाउस होल्ड का, है ना, समझ रहे हो, जिसके हाथ में पूरा सब, उसको कम्युनिटी को पूरा जो है वो डील करने की ताकत हो, पावर हो, उसके हाथ में यहाँ पे रेगुलेशन होता है ना। तो बेसिस पे अब लॉ जो है वो ऑर्डिनरी जो है बाइंड नहीं करता टेरिटरी ऑफ लेजिस्लेटर के बाद, मतलब जहाँ पे लेजिस्लेटर की टेरिटरी है, सपोज करो कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया के लॉज इंडिया में लगेंगे, है ना। सोचो कि बाहर निकल के फालतू में इंडिया के लॉज लगाओ, तो वो नहा नहीं लगेंगे, है ना। यूएस के लॉ है, यूएस के लॉ यूरोप में नहीं लगेंगे, है ना। वेयर एज जो रेगुलेशन है वो भले पर्सन को बाइंड कर दे जहाँ पे भी वो जाता है, ठीक है। तो रेगुलेशन और लॉ में यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद हम बात करें अगर डिविजन्स ऑफ लॉ के बारे में, तो सेंट थॉमस जो थे, इन्होंने रिकॉग्नाइज करा कि यहाँ पे दो तरीके की जो है वो लॉ एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है देखो नेचुरल लॉ, दूसरा होता है पॉजिटिव लॉ, ठीक है। तो नेचुरल लॉ डेवलप हुआ था वक्त के साथ, और निकल के आए ह्यूमन बीइंग से, और ये बेस्ड है ह्यूमन नेचर पे। किस पे बेस्ड है? ह्यूमन के नेचर पे बेस्ड है। ह्यूमन के रीजन, ह्यूमन रीजन जो है वो उसको डिस्कवर कर सकता है। वही जगह पॉजिटिव लॉ जो है, पॉजिटिव लॉ ये भी डेवलप हुआ है वक्त के साथ साथ, है ना।
ये क्या होगा, ये जो है वो डेवलप होगा वक्त के साथ। इसमें आपके लॉज हो गए जो कि आपके फ्री विल, आपकी क्या इच्छा है क्या नहीं इच्छा, उस पर डिपेंड करते हैं। लेजिस्लेटर की, मतलब आपकी नहीं, लेजिस्लेटर की जो लॉ बना रहा है और उसकी क्या इच्छा, उस पर डिपेंड करते हैं, है ना, समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें, नेचुरल लॉ कुछ जनरल गाइडेंस देता है जिसके ऊपर सही या गलत इंसान समझ सकता है। नेचुरल लॉ क्या है, कुछ ऐसी गाइडेंस है, जनरली गाइडेंस है जिसमें बदलता है क्या सही है और क्या गलत है। वाइल जो ह्यूमन रीजन है ये यहाँ पे आप कह सकते हो ये कैपेबल है आपका डिस्कवर करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को। नेचुरल लॉ के ये ज़्यादा प्रिंसिपल जो है वो धुंधले भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं, है ना। तो ये हम बात करें क्वालिटीज़ की, नेचुरल लॉ की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में अगर हम कुछ चीज़ें क्लियर करें, जैसे कि ये है नेचुरल लॉ, तो उसकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, तो इन्हीं के हिसाब से, सेंट थॉमस एक्विनस के हिसाब से कुछ दो तरह की क्वालिटी होती है। एक होती है यूनिवर्सैलिटी, एक होती है आपकी इम्यूनिटेबिलिटी। ठीक है, यूनिवर्सैलिटी और इम्यूनिटेबिलिटी। इम्यून सिस्टम जानते हैं ना, आजकल तो बड़ा फेमस है, तो इम्यूनिटेबिलिटी, और एक हो गया यूनिवर्सैलिटी, मतलब यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सैलिटी का मतलब क्या हुआ, नाम क्या बता रहा है कि ऐसा नेचुरल लॉ जो सारे ह्यूमन बीइंग तक एक्सटेंड करे, सारे ह्यूमन बीइंग जो है उनके पास सेम रीजन हो, है ना, जो एटलीस्ट इनके पास कुछ नॉलेज हो कि क्या सही है क्या गलत है। और जो सेकंड क्वालिटी है, इम्यूनेबिलिटी वाली जो क्वालिटी है, ये है कि ये बदलती नहीं है ना, ये सेम रहती है ह्यूमन बीइंग्स के लिए सारे ही जगह पे और सारे ही वक्त। समझे, समझो फिर समझो, यूनिवर्सलिटी जो है उसमें क्या होता है कि नेचुरल लॉ एक्सटेंड करता है टू ऑल ह्यूमन बींग, सारे ह्यूमन बींग जो है उनके पास सेम ह्यूमन रीजन है, और एटलीस्ट ये समझ सकते हैं, कुछ नॉलेज को समझ सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। वही जगह अगर हम इम्यूनिटेबिलिटी की बात करें तो ये चेंज नहीं होता, ये सेम रहता है ह्यूमन बींग्स के लिए हर जगह पे हर वक्त। तो रीजन जो नेचुरल लॉ का है ये चेंज नहीं होता, है ना, डज नॉट चेंज इज दैट ह्यूमन नेचर डज नॉट चेंज। जो रीजन है नेचुरल लॉ इस वजह से नहीं चेंज होता क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं चेंज होता। क्लियर है। अब हम, अच्छा हमने क्वालिटीज यहाँ देख ली, है ना, यूनिवर्सैलिटी और इम्यूनिटेबिलिटी। उसके बाद हम सिविल लॉ की बात करते हैं। तो सिविल लॉ देखिए इस तरह का पॉजिटिव लॉ है, एक तरह का पॉजिटिव लॉ है, एक ब्रांच ऐसी लॉ है ना, पॉजिटिव लॉ है यहाँ पे। सिविल लॉ जो होता है उसमें लेजिस्लेटर फ्रीली इनैक्ट और प्रोमलगेट कर सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ इनैक्ट कर सकता है, कोई भी चीज़ प्रोमलगेट कर सकता है। यहाँ पे प्रोमलगेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ इनैक्ट करना, मंजूरी देना, है ना। तो सिविल लॉ फ्रीली, इसमें क्या होता है कि लेजिस्लेटर जो है फ्रीली इसको इनैक्ट या प्रोमलगेट कर सकता है। नेचुरल लॉस जेनरिक और वेग होते हैं, है ना, मतलब यहाँ पे थोड़े धुंधले हो सकते हैं, वही जगह सिविल लॉस इसको क्लैरिफाई करते हैं, है ना। तो सिविल लॉस के बाद यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, है ना, तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे हम समझाते हैं आपको। ये कभी कभी डिक्लेयर या फिर रिपीट कर देते हैं नेचुरल लॉ को, है ना, मतलब नेचुरल लॉ को ही फिर से यहाँ पे ले आएंगे, है ना। या फिर ये कभी कभी डिटरमाइंड या क्लैरिफाई कर देते हैं कि क्या नेचुरल लॉ के अंदर है ना, नेचुरल लॉ जो है उसके अंदर क्या है उसको क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। तीसरी बात, ये वो सारे इश्यूज देखते हैं जो कि नेचुरल लॉ से जो है वो कमांड नहीं होते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने चैनल को, और बाकी सब कुछ लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैंने ऑफिशियल पेज बनाया है इंस्टाग्राम पे सिर्फ आईएएस का, तो नीदर आप पर्सनल से अच्छा है उसी को फॉलो कर दें, सिर्फ आईएएस, सिर्फ .is है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।